नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कैग के बारे में चर्चा की थी, यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की थी। एक बार पुनः हम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी जिसको सीधी व सरल भाषा में कैग नाम से बुलाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे कि कैग को पद से कैसे हटाया जाता है, कैग के क्या कार्य हैं, कैग के पास में कौन सी शक्तियाँ हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150 व 151 के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कैग को पद से हटाना, कि कैग को पद से कैसे हटाया जाता है। अगर कैग की बात करें तो कैग को कैसे पद से हटाया जाता है, इस संबंध में भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि कैग को उसी विधि व उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस विधि व जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उच्चतम न्यायालय, यहाँ मेरा नाम उच्च न्यायालय नहीं है, यहाँ मेरा नाम है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे पद से हटाया जाता है, उसी विधि व उसी प्रक्रिया से किसको हटाया जाएगा, कैग को। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपने पास एक आधार होना जरूरी है, या तो उसको साबित कदाचार का आधार हो या हमारे पास अक्षमता का आधार हो, तो हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया मैंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया वाले वीडियो में मैंने बताई है। इसके अलावा इसको हटाती कौन है, तो इसको संसद हटाती है। यह प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, कितने सदस्यों की इसमें सहमति आवश्यक है, पूरी की पूरी मैंने एक कहानी के माध्यम से उनको आपको बताया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ कैग को पद से कैसे हटाया जाता है, तो सीधी व सरल भाषा में ये कहें तो कैग को उसी विधि उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो आधार है वो पहला है साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता। साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हम हटा सकते हैं। और हटाती कौन है, तो हटाती है संसद। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे इसी क्रम में आगे बातचीत करेंगे। कैग को पद से हटाना ये हमारा है बिंदु है। अब हम इसमें बातचीत करते हैं कैग को। और कैग का मतलब आप समझ गए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीधी व सरल भाषा में कैग नाम से बुलाते हैं। तो कैग को उसी विधि या प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस विधि व जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, उसी विधि व उसी प्रक्रिया के द्वारा कैग को हटाया जाएगा। और इस पे आरोप कौन सा होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैग को पद से हटाने के लिए साबित कदाचार, या तो साबित कदाचार का आरोप हो या अक्षमता का आरोप हो। और हटाने का काम कौन करता है, तो कैग को कौन हटाती है, संसद। कैग को संसद विधि के माध्यम से हटाती है। कैग को उससे पद से हटाने के लिए हमारे पास साबित कदाचार या अक्षमता का आरोप होना जरूरी है। इसके आधार पर इस कैग को हटाने का काम संसद करती है। अगर प्रश्न आए कि कैग को हटाती है तो यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष,
या और कोई XYZ उसमें पद का नाम हो, तो अपने को याद रखना है कि संसद हटाती है और संसद एक विधि और कानून के माध्यम से हटाती है कि उस पर एक आरोप होना जरूरी है, या तो साबित कदाचार का आरोप हो या उस पर अक्षमता का आरोप हो। ये इन दो आधारों में से एक आधार हो तो हम हटा सकते हैं। इसके अलावा हम अब बातचीत करेंगे कि कैग की क्या शक्तियाँ हैं, कैग के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कैग को जो शक्तियाँ प्रदान है जो प्राप्त है वो शक्तियाँ उनको कौन प्रदान करता है, वर्तमान में कैग के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्या इस संबंध में कभी कोई कानून बना है, कोई नियम बना है या नहीं बना है। कैग के पास में कैग की शक्तियों के बारे में बातचीत करें तो हम यहाँ नंबर 2 पे हमारा बिंदु डाल देते हैं। कैग की शक्तियाँ, हमारा है टॉपिक है कैग की शक्तियाँ। और कैग की शक्तियों के बारे में बातचीत करें तो कैग के पास में वो शक्तियाँ प्राप्त है जो कैग को संसद ने प्रदान की है। इसका मतलब साफ ये हुआ कि कैग के पास में शक्तियाँ हैं, और कैग के पास में शक्तियाँ हैं तो कौन सी शक्तियाँ हैं कैग के पास में, तो कैग के पास में वो शक्तियाँ हैं जिसने संसद ने जिन प्रदान की है। संसद कैग को शक्तियाँ देती है, वो शक्तियाँ कैग के पास में प्राप्त है और वो शक्तियों का वो प्रयोग भी करता है। इसके अलावा क्या इस संबंध में कभी कोई अधिनियम, कोई कानून, कोई नियम या बना है या नहीं बना है, तो इस संबंध में एक बार एक कानून का निर्माण किया गया था। उस कानून के तहत कैग को शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। अब आप पूछो कि कैग के पास में शक्तियाँ प्राप्त होने के लिए कौन सा अधिनियम नियम बनाया, तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के माध्यम से कैग को शक्तियाँ प्रदान की गई थी। और कैग को शक्तियाँ जो प्रदान की गई थी वो संसद ने प्रदान की थी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कैग की शक्तियाँ, कैग उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो संसद के द्वारा प्राप्त है। कैग की शक्तियाँ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैग उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो संसद के द्वारा प्राप्त है। कैग वो सभी शक्ति उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो किसके द्वारा प्राप्त है, संसद के द्वारा प्राप्त है। इसका मतलब यह कि कैग को शक्तियाँ कौन देती है, तो कैग को शक्तियाँ जो प्रदान करने का काम है वो संसद करती है। कैग की शक्तियों का निर्धारण संसद करती है। नंबर 2 पे महत्वपूर्ण बिंदु है, कैग की शक्तियों का निर्धारण कैग की शक्तियों का निर्धारण संसद करती है, संसद करती है। एक बार प्रश्न ऐसे आया था कि कैग की शक्तियों का निर्धारण करता है राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या XYZ और भी कोई ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैग की जो शक्तियां हैं, जो कैग जो जिन जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो समस्त शक्तियां संसद के द्वारा उनको प्रदान की जाती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनमें कि संसद ने इस संबंध में एक अधिनियम और कानून का भी निर्माण किया था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं संसद ने इस संबंध में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 का निर्माण किया। अब इनमें 3 बातें साफ नजर आ रही है कि कैग के पास में क्या शक्तियां हैं। इसका उत्तर यह है कि कैग के पास में शक्तियां हैं। कैग किन शक्तियों का प्रयोग करता है, तो कैग उन शक्तियों का प्रयोग करता है जो कैग को संसद ने प्रदान की है। कैग की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। क्या कभी संसद ने इस संबंध में कभी कोई नियम कानून का निर्माण किया है,
तो साफ साफ लिखा हुआ है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। संसद ने इस चीज़ का निर्माण किया है और इस अधिनियम के तहत इनको शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अलावा हम लिख लेते हैं कि कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर प्रश्न पूछे कि कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो आपको ये ध्यान यह रखना है कि कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम बातचीत करेंगे, ये हमने दो बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। एक बिंदु था हमारा कि कैग को पद से कैसे हटाया जाता है। नंबर 2 पे जो बिंदु था वो था कि कैग के पास में क्या शक्तियां हैं या नहीं है। तो शक्तियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम बातचीत करेंगे कि कैग के कार्य, कि कैग के पास में कौन कौन से कार्य हैं, कैग किन किन कार्यों को करता है, कैग के कार्यों का निर्धारण कौन करता है। समस्त जो हमारे दिमाग में जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस संबंध में ये लिखा हुआ है कि कैग के क्या कार्य हैं। तो बातचीत करें कि कैग के पास में कौन कौन से कार्य हैं, कैग किन किन कार्यों को करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैग भारत सरकार व राजस्थान सरकार के लेखा परीक्षण का काम करता है। भारत सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, राज्य सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों का लेखा परीक्षण का जो काम करता है वो कैग करता है। इसके अलावा लिखा गया है कि भारत सरकार व राज्य सरकारें, मतलब भारत सरकार और जितने भी राज्य सरकार हैं उनके पास में 2 निधियां होती है। एक का नाम होता है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। भारत की संचित निधि, सभी राज्यों की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि व सभी राज्यों सरकारों की आकस्मिक निधि। इनके जो खर्चे हैं, इनके जो हिसाब किताब है, इनका जो कार्य करना है, खर्चों का जो परीक्षण करना है, ये पूरा का पूरा काम कौन करता है? कैग करता है। इसके अलावा कि राज्य सरकार के लेखांकन का काम भी कौन करता है? तो राज्य सरकार के लेखांकन का काम करता है कैग करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भारत सरकार के लेखांकन का कार्य कौन करता है, राज्य सरकार के लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो मैंने आपको बताया है कि राज्य सरकार है, जितने भी राज्य सरकारें हैं, तो राज्य सरकारों का लेखांकन का काम है, वो काम करता है कौन करता है? कैग करता है। और भारत सरकार के लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो पहले कैग करता था, लेकिन अब कैग नहीं करता है। इसका मतलब है कुछ न कुछ कोई विवाद है, कोई बात है, कोई प्रश्न है। तो प्रश्न है, विवाद भी है और बात भी है। प्रश्न यह है कि भारत सरकार के लेखांकन का कार्य कैग नहीं करता है, तो कौन करता है? तो उसका नाम है CGA, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे। राज्य सरकारों का लेखांकन का कार्य कैग करता है, लेकिन भारत सरकार के लेखांकन कार्य कैग नहीं करता है। इसके संबंध में अगला इसका कार्य है कि लेखा परीक्षण का कार्य है, यानी कैग का एक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है कि जितने भी खर्चे हैं उनकी आलोचना करना। अगर राजस्थान सरकार या भारत सरकार ये एक मार्कर खरीदती है, उस राजस्थान सरकार ने उस मार्कर के बारे में 20 रुपये लगाए हैं, तो कैग आलोचना करेगा कि ये अगर मार्कर अच्छी कीमत में अगर आप दूसरी दुकान पे जाते तो ये मार्कर आपको 15 रुपये मिलता, 5 रुपये का फ़ायदा जनता को होता और आपको होता। इससे भारत में काफ़ी फ़ायदा होता। अगर बेचना है तो मैं अगर राजस्थान सरकार से मार्कर लेता हूँ 15 रुपये में, तो कैग ये भी कहता है कि आप एक मेरे को मार्कर जो इस शिक्षक को ये मार्कर बेचा 15 रुपये में, इसके अलावा अगर आप एक और शिक्षक है वो अगर मार्कर 20 रुपये में खरीद रहा था, तो आपने 15 वाले को 15 रुपये में क्यों बेचा है? आपको 20 रुपये में बेचना चाहिए था ताकि आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो। इस संबंध में ऐसी प्रक्रिया कैग ने कर रखी है कि कैग है ना, पूरे राज्य सरकारें और भारत सरकार के वित्तीय खर्चों की क्या करता है? आलोचना करता है। और कैग के माध्यम से कैग
जो पद है इसके माध्यम से ही भारत में जो पिछली सरकारों के जो घोटालों का उजागर हुआ था वो कैग के माध्यम से ही हुआ था। तो हम कुछ और भी कार्य हैं, लेकिन पहले एक दो कार्यों के बारे में लिख लेते हैं, बाद में हम एक एक कार्य करके बात भी करेंगे और कार्य लिखेंगे भी। तो पहला कार्य भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों को खर्चों का, हम यहाँ लिख रहे हैं कैग के कार्य, कैग के कार्य। अब कैग के कौन कौन से कार्य हैं, तो कैग के कार्यों में बात करें तो नंबर ए पे ये है भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों के खर्चों का, सभी राज्य सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करना, लेखा परीक्षण करना। भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों के खर्चों का लेखा परीक्षण का काम है, वो काम कैग का है। इसके अलावा बातचीत करेंगे नंबर 2 पे, बातचीत कर लेते हैं नंबर 2 पे कि भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों के संचित निधि, भारत सरकार व राज्य संचित निधि, आकस्मिक निधि के खर्चों का लेखा परीक्षण, भारत सरकार व सभी राज्य सरकारें हैं, मैं ये कह रहा हूँ भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों के संचित निधि, आकस्मिक निधि के खर्चों का जो लेखा परीक्षण का काम करता है वो कैग करता है। इसके अलावा है कि राज्य सरकार के लेखांकन का काम भी कैग करता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सभी राज्य सरकारों के लेखांकन का काम करना। अब हमने 3 कार्यों के बारे में चर्चा की है कि कैग के पास में 3 कार्य हैं। पहला कार्य भारत सरकार व सभी राज्य सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करना, भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों के संचित निधि, आकस्मिक निधि के खर्चों का लेखा परीक्षण करना, सभी राज्य सरकार का लेखांकन का काम करना। लेकिन ये भारत सरकार के लेखांकन का काम नहीं करता है, ये राज्य सरकारों के लेखांकन का काम करता है। अब हम बातचीत करेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से कार्य हैं कि कैग उन किन किन कार्यों को करता है। तो इस संबंध में आगे हमने अभी चर्चा की है कि कैग का महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रत्येक वित्तीय खर्चे की आलोचना करना। तो हम यहाँ इनके बारे में भी लिख लेते हैं, नंबर 4 के बारे में लिख लेते हैं कि कैग का कार्य है कि प्रत्येक वित्तीय खर्चे की आलोचना करना। क्या करना है, और ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है साफ साफ कि कैग का ये भी कार्य है कि वो वित्तीय आलोचना करे प्रत्येक खर्चे की। इसके अलावा ये लिखा गया है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण देना कैग का कार्य है। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा का आयोजन हो रहा है और इस संबंध में प्रशिक्षण देने का काम है वो कैग करेगा। अगर राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई लेखा परीक्षा का आयोजन हो रहा है और उस परीक्षा में प्रशिक्षण देने का जो काम है वो भी कैग का माना जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 5 काम है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
लेखा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण देना कैग का महत्वपूर्ण कार्य है। कैग का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा कैग सरकार की समस्त प्राप्तियों की जांच करता है। कैग सरकारें हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, उनकी जितनी भी जो प्राप्तियां हुई है उनकी जांच करता है, राजस्व की जांच करता है, वो करों के बारे में जांच करता है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई कानून की अवहेलना तो नहीं की गई है, इस संबंध में जो जांच करता है वो भी कैग करता है। कैग ये करता है कि जो कर प्राप्त हो रहा है, जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो सरकार को अन्य जो प्राप्तियां हो रही है, इसमें किसी प्रकार की कानून की अनदेखी तो नहीं है, कानून की आलोचना तो नहीं की गई है, कानून को अपनाया तो नहीं गया है, ऐसी चीज़ों के बारे में जो बातचीत करता है वो कैग करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कैग सरकार की समस्त प्राप्तियों की जांच करता है। नंबर 6 पर कैग सरकार की समस्त प्राप्तियों की जांच करता है। कैग सरकार की समस्त प्राप्तियों की क्या करता है? जांच करता है। और वो क्या करता है आगे? करों व राजस्व प्राप्तियों में करों व राजस्व प्राप्तियों में करों व राजस्व प्राप्तियों में करों व राजस्व प्राप्तियों के नियम व कानून में प्राप्तियों के नियम व कानून में नियम व कानून की अनदेखी तो नहीं हुई है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कैग का एक काम भी और महत्वपूर्ण है। और कैग क्या करता है कि कैग ये देखता है कि जो सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, सरकार को जो कर प्राप्त हो रहा है, सरकार को जो पैसा प्राप्त हो रहा है, उसमें कहीं कानून की नियम की अवहेलना तो नहीं की गई है। इनको ये तो नहीं है कि उनको कानून और नियम को भूल गए हैं। तो कानून व नियम को याद दिलाने का काम भी कौन करता है? कैग करता है। कैग ये कह सकता है कि जो ये आपने जो कर प्राप्त कर रहे हो, आप जो राजस्व प्राप्त कर रहे हो, इसमें आपके नियम गलत है। आपने जो नियम बनाए हैं वो गलत है, आप सही नियम बनाए ताकि हमें फ़ायदा हो। इसके अलावा कैग और कौन कौन से काम करता है? तो कैग को नंबर 7वां हमारा काम है कि कैग को अगर राष्ट्रपति साहब कहें, कैग को अगर राज्यपाल साहब कहें, तो वो कैग और भी संस्थाओं के लेखा परीक्षण का काम कर सकता है। जैसे कोई संस्था है और उसका लेखा परीक्षण का काम करवाना है, और उसको लेखा परीक्षण का काम करवाने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल कैग को कहें कि इसका भी लेखा परीक्षण का काम आप करें, तो वो कैग कर सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, राष्ट्रपति व राज्यपाल के कहने पर नंबर 7वां काम है राष्ट्रपति व राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति व राज्यपाल के कहने पर कैग अन्य संस्थाओं के लेखा परीक्षण कर सकता है। लेखा परीक्षण कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर राष्ट्रपति साहब कहें या राज्यपाल साहब कहें तो कैग और भी काम कर सकता है, और भी अन्य जो संस्था है उनका लेखा परीक्षण का काम कर सकता है। अब हमने एक बार चर्चा की थी कि राज्य सरकार के लेखांकन का काम करता है, वो करता है कैग। लेकिन हमने भारत सरकार के लेखांकन का काम कौन करता है, इस संबंध में हमने चर्चा नहीं की थी। अब हम ये बातचीत करेंगे कि भारत सरकार के लेखांकन का काम कौन करता है। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू होने से 1976 तक कैग ही भारत सरकार के लेखांकन का काम करता था। लेकिन 1976 से वर्तमान तक
कैग भारत सरकार के लेखांकन का काम नहीं करता है। भारत सरकार के लेखांकन का काम करता है CGA। ये है CAG और ये है CGA। ये CGA करता है, जिसको हम हिंदी में या सीधी व सरल भाषा में ये कहते हैं, जिसको महालेखाकार के नाम से पुकारते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इनके बारे में एक नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट। और ये नोट है 2000 रुपये का नोट। ये कह रहा है कि संविधान लागू होने से 1976 तक CAG कैग भारत सरकार के लेखांकन का काम करता था। भारत सरकार के लेखांकन का काम करता था। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के लेखांकन का काम संविधान लागू होने से 1976 तक कैग करता था। लेकिन 1976 से, अब हम यहाँ लेकिन के बारे में चर्चा कर लें, 1976 से भारत सरकार के लेखांकन का काम या कार्य CGA, जिसको हम यह कहते हैं महालेखाकार करता है। हमने ये पढ़ा कि राज्य सरकार के लेखांकन का काम कौन करता है, तो राज्य सरकारों का लेखांकन का काम कैग करता है। भारत सरकार के लेखांकन का काम वर्तमान समय में कौन करता है, तो CGA करता है, जिसको महालेखाकार कहा जाता है। भारत सरकार संविधान लागू होने से 1976 तक भारत सरकार के लेखांकन का काम करने का काम करता था कैग, और 1976 से एक पद का और सृजन कर दिया, और वो पद भारत सरकार के लेखांकन का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे एक अनुच्छेद के बारे में, जिसका नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150। भारत सरकार या राज्य सरकार के जो लेखांकन का काम करता है या लेखा परीक्षण का काम करता है, तो लेखा परीक्षण का काम करता है वो कैग करता है। और इस संबंध में एक प्रारूप होता है। जैसे मैं एक पढ़ा रहा हूँ, एक प्रारूप के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको हिसाब किताब दिया, एक प्रारूप के माध्यम से दिया कि इतना बजट हुआ था, इतना खर्च हुआ था, इतना बचा है, इस विभाग को इतने पैसे खर्च करने के लिए दिए थे, इस विभाग ने इतने पैसे खर्च किए। इस संबंध में एक प्रारूप होता है, और पूरा का पूरा जो कार्य है वो एक प्रारूप के माध्यम से किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 150 ये कहता है कि कैग लेखांकन के संबंध में जो प्रारूप है वो उस प्रारूप को तैयार करते हैं, और इस संबंध में राष्ट्रपति को क्या करता है, अनुशंसा करता है। कैग ही तैयार करता है वो प्रारूप, और प्रारूप तैयार करके राष्ट्रपति को अनुशंसा का जो काम करता है वो कौन करता है, तो वो कैग करता है। तो हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो चर्चा 150 के बारे में कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 150, और 150 ये कहता है कि कैग, कौन कहता है, कैग, कि कैग लेखांकन के संबंध में कैग लेखांकन के संबंध में प्रारूप तैयार करता है, तथा इस संबंध में प्रारूप तैयार करता है तथा इस संबंध में राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे हुए हैं कि लेखांकन के संबंध में प्रारूप तैयार करने का काम कौन करता है, कैग करता है। लेखांकन के संबंध में प्रारूप तैयार करने का काम कैग करता है। इसके अलावा
राष्ट्रपति को अनुशंसा कौन करता है? तो कैग करता है। और इसके अलावा लेखांकन के संबंध में जो प्रारूप तैयार किया जाता है और इस संबंध में कैग राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 में लिखा गया है। प्रारूप तैयार कर लिया, लेखांकन का काम कर दिया, अब अपना प्रतिवेदन कैग किसको सौंपेगा? हमने कहा कि भारत सरकार का लेखांकन का काम भी कैग करता है, राज्य सरकार के भी लेखांकन का काम कैग करता है। अब भारत सरकार के लेखांकन का काम तैयार करके उसका जो प्रतिवेदन है वो प्रतिवेदन भारत सरकार को तो राष्ट्रपति को दे देंगे, और राज्य सरकार के जो लेखांकन का काम करके लेखा परीक्षण का काम करके उसका जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को दे देंगे। भारत सरकार के संबंध में जो लेखा परीक्षण का जो काम है, जो प्रतिवेदन है, वो राष्ट्रपति कहाँ रखवाते हैं? संसद में रखवाते हैं। और राज्यपाल उसको कहाँ रखवाते हैं? राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। और संसद में और राज्य विधानमंडल में इस प्रतिवेदन की जांच का कार्य कौन करता है? तो एक लोक लेखा समिति होती है, वो लोक लेखा समिति इसके जांच का काम करती है। ये पूरी की पूरी मैं जो बात बता रहा हूँ ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में लिखी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 ये कहता है कि कैग अपना प्रतिवेदन जो मैं ये बात बता रहा हूँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 की, वो 151 ये कहता है कैग अपना प्रतिवेदन, और नीचे लिखा है भारत सरकार से संबंधित राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्य सरकार से संबंधित राज्यपाल को सौंप देते हैं, जिसे भारत सरकार का जो प्रतिवेदन है राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं और राज्य सरकार से संबंधित अपना प्रतिवेदन राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। भारत सरकार की जो संसद की जो लोक लेखा समिति है इस प्रतिवेदन की जांच करती है और राज्य विधानमंडल की समिति भी जांच करती है। अब इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148, 49, 50, 51 के बारे में, और जितने भी हमारे भारत में अभी कैग के पद पे जिन जिन लोगों ने काम किया है, जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के बारे में। तो संविधान का अनुच्छेद 151 क्या कहता है? अनुच्छेद 151 और 151 यह कहता है कि कैग अपना प्रतिवेदन और नीचे लिखा गया है भारत सरकार का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को व राज्य सरकार का प्रतिवेदन राज्यपाल को, जिसे भारत सरकार का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तो सौंपते ही हैं, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, जिसे संसद की लोक लेखा समिति जांच करती है, और राज्यपाल राज्य का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में रखवाता है, जिसे राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति जांच करती है। इस संबंध में 5-7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
हमने कहा कि कैग अपना प्रतिवेदन देता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में किया गया है। कैग अपना प्रतिवेदन भारत सरकार से संबंधित होता है, उसको राष्ट्रपति को देते हैं। भारत सरकार से संबंधित प्रतिवेदन होता है उसको राष्ट्रपति साहब को देते हैं। राज्य से संबंधित जो प्रतिवेदन होता है वो राज्यपाल को देते हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल की देखो तुलना करें। भारत सरकार में राष्ट्रपति, राज्य सरकार में राज्यपाल। भारत सरकार में संसद, राज्य में राज्य विधानमंडल। भारत सरकार में संसद के लोक लेखा समिति तो राज्य में भी लोक लेखा समिति ये जांच करती है। इसलिए क्या कैग व लोक लेखा समिति आपस में क्या है, मित्र हैं। अब हम बातचीत करेंगे कि ये जो लोक लेखा समिति है ये जांच करती है। और अब आपको पूछे कि कैग अपना प्रतिवेदन देता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 151 में। कैग अपना प्रतिवेदन भारत सरकार से संबंधित किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राज्य सरकार से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को। यह प्रश्न 3 बार पूछ लिया प्रतियोगिता परीक्षा में। यह प्रश्न 3 बार आ गया कि कैग अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार से संबंधित देता है तो किसको देता है? राज्यपाल को। भारत सरकार के प्रतिवेदन राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है? तो संसद में रखवाता है, जिसे संसद की कौन सी समिति? लोक लेखा समिति जांच करती है। और राज्य का जो संबंधित जो प्रतिवेदन होता है वो राज्यपाल कहाँ रखवाता है? राज्य विधानमंडल में। और राज्य विधानमंडल में कौन जांच करता है? तो राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति से जांच करने का काम करती है। इसके अलावा अब हम बातचीत करेंगे भारत सरकार के भारत के कुछ अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150 व 151 के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा बातचीत करेंगे भारत के प्रमुख कैग के बारे में। तो भारत में जो कैग के पद का प्रावधान, नियुक्ति, पद मुक्त के बारे में जो प्रावधान किया गया है, इनके बारे में जो समस्त जानकारी है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। अब हम बातचीत करेंगे 148 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 ये कहता है कि कैग के पद का प्रावधान, नियुक्ति और पद मुक्त के बारे में जो समस्त जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। कैग से संबंधित 4 अनुच्छेद हैं और चारों के बारे में अभी यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि कैग से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो पहला अनुच्छेद है हमारा कैग से संबंधित 148। 148 ये कहता है कि कैग के पद का प्रावधान, कैग के पद का प्रावधान, इनकी नियुक्ति, इसके अलावा इनकी पद मुक्त इनके बारे में जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग के पद का प्रावधान, उनकी नियुक्ति और उनके बारे में पद से कैसे हटाया जाता है, पूरी की पूरी जो जानकारी अगर आपको पढ़नी है और आपको जानकारी चाहिए तो वो अनुच्छेद कौन सा? 148। इसके अलावा एक अगला अनुच्छेद है 149। 149 ये कहता है, ये भी कैग से संबंधित है। इसमें कैग के कार्य व शक्तियाँ हैं। अगर आपको कैग के कार्य पढ़ने हैं, या आपको कैग की शक्तियाँ पढ़नी है तो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं, विषय वस्तु है, इनके बारे में जो प्रावधान मिलते हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में मिलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 ये कहता है कि कैग के क्या कार्य होंगे, कैग के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, इन दोनों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में मिलेगी। इसके अलावा 150 में हमने पढ़ा है अनुच्छेद 150 और अभी चर्चा की है कि कैग लेखांकन से संबंधित लेखांकन व लेखा परीक्षण का प्रारूप तैयार करता है। अभी हमने चर्चा की है और इस संबंध में राष्ट्रपति को क्या करते हैं? अनुशंसा करते हैं कि कैग जो लेखा परीक्षण करता है, लेखांकन का काम करता है, इस संबंध में जो प्रारूप होता है वो कैग तैयार करता है और इस संबंध में अनुशंसा राष्ट्रपति को करते हैं। और 151 के बारे में अब वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, जो पूरी की पूरी चर्चा हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में पढ़ लिया है।
अब आपको प्रश्न पूछे कि कैग से संबंधित अनुच्छेद है, तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना 148, 149, 150 व 151 है। 148 में क्या मिलता है? कैग के पद का प्रावधान, कैग की नियुक्ति, कैग के बारे में पद से कैसे हटाए जाते हैं जानकारी मिलती है। 149 के बारे में चर्चा करें तो 149 में हमें जानकारी मिलती है कैग के क्या कार्य होंगे, कैग के पास में कौन कौन सी शक्तियां होगी, इनके बारे में चर्चा मिलती है। 150 के बारे में जानकारी मिलती है कि कैग का जो प्रारूप है वो कौन तैयार करता है, कैग करता है, लेखांकन का प्रारूप तैयार करता है और इस संबंध में राष्ट्रपति को क्या करते हैं? अनुशंसा। और 151 यह कहता है कि कैग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल व राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब हम बातचीत करेंगे कि भारत में संविधान लागू होने से वर्तमान तक किन किन लोगों ने कैग के पद पर कार्य किया है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो बिंदु है, जो टॉपिक है, वो है भारत के कैग। भारत के कैग, इसका मतलब है कि भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद पर किन किन लोगों ने काम किया है उनके बारे में। पहले है वी नरहरि राव। 1 नंबर पर हम नाम लिखेंगे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव पहले भारत के कैग थे। अगर आपको पूछे कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पहले भारतीय कौन थे, तो वी नरहरि राव पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे। दूसरे की बात करें तो ए के चंद्रा दूसरे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग थे। 3 की बात करें तो ए के रॉय, ये कितने नंबर पे? तो ये 3 नंबर पे। पहले वी नरहरि राव, दूसरे ए के चंद्रा और ए के रॉय। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर थे एस रंगनाथन कौन से थे? तो नंबर 4 पर थे। 5 की बात करें तो नंबर 5 पर थे ए बख्शी कौन से थे? तो ए बख्शी 5 पे थे। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि नंबर 6 पे किसने काम किया, तो नंबर 6 पे किया था ज्ञान प्रकाश ने। ज्ञान प्रकाश भारत के कौन से कैग थे? नंबर 6 के। नंबर 7 पे है टी एन चतुर्वेदी। और टी एन चतुर्वेदी के बारे में पहले हमने चर्चा की है। टी एन चतुर्वेदी को केरल का राज्यपाल बनाया गया था। ये जैसे लिखा गया है तो ये भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। जितने भी कैग है वो सेवानिवृत्ति के बाद में भारत सरकार व राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि राज्यपाल का पद तो वैसे भी लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इससे क्या होता है कि तो राजनीति झलकती है। तो टी एन चतुर्वेदी 7वें नंबर पर थे। 8वें नंबर पर है सीजी सोमैया। नंबर 7, नंबर 8 तो उनका नाम है सीजी सोमैया। इसके अलावा वी के सुंगलू है नंबर 9 पर। वी के सुंगलू कितने पे? 9 नंबर पे। 10 पे बात करें तो वी एन कॉल। नंबर 10 पे हमारे वी एन कॉल। और नंबर 11 पे बातचीत करें तो नंबर 11 पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है विनोद रॉय, जिन्होंने ये जो घोटालों का जो पकड़ने का जो काम किया था मनमोहन सिंह की जी सरकार में, ये विनोद रॉय है। नंबर 12 पे शशिकांत शर्मा। और नंबर 11, 12, 13 की बात करें तो वर्तमान में है राजीव महर्षि वर्तमान में है, तो ये भी याद रखना है। अगर आपको पूछे कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पहले कौन थे? वी नरहरि राव पहले थे। ए के चंद्रा दूसरे थे। ए के रॉय तीसरे। एस रंगनाथन चौथे। ए बख्शी 5वें। ज्ञान प्रकाश 6वें। टी एन चतुर्वेदी 7वें। सीजी सोमैया 8वें। वी के शुंगलू 9वें। वी एन कौल 10वें। विनोद रॉय 11वां। शशिकांत शर्मा 12वां और वर्तमान राजीव महर्षि 13वां। हमने
कै के कार्य, कै के शक्तियाँ, भारतीय संविधान के अनुसार 148, 49, 50, 51 के बारे में, भारत में वर्तमान में कैग, भारत के पहले कैग और कितने लोगों ने कैग के पद में कार्य किया है, इनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा हमने कैग के बारे में विस्तार से चर्चा की है, अध्ययन किया है। हमने CAG के बारे में चर्चा की है, CGA के बारे में चर्चा की है। CGA का मतलब होता है महालेखाकार, जो 1976 से वर्तमान तक भारत सरकार के लेखांकन का काम कर रहा है। ये साथियों नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में जितनी भी जो जानकारियाँ थी A से लेकर Z तक समस्त जानकारी आपको दे दी गई है। इसलिए अब क्लास का समय हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।